नमस्कार। पिछले करीब 2 महीनों से ज्यादा दिल्ली के आजू बाजू के क्षेत्रों में किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मुख्य दो मांगे हैं। एक तो जो 3 फार्म लॉज पार्लियामेंट के द्वारा रिसेंटली पास किए गए थे उनको रिपील किया जाए, और दूसरा कि उनकी फसलों को जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस दी जाती है उसे कानूनी रूप में बदला जाए, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की उनको कानूनी गारंटी दी जाए। पिछले 26 जनवरी को किसानों ने दिल्ली में ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया था। वह ट्रैक्टर रैली काफी हिंसक भी हुई थी, जैसे अभी आप स्क्रीन पर कुछ रिप्रेजेंटेटिव इमेजेस के थ्रू देख भी सकते हैं। किसानों ने लाल किले के क्षेत्र में घुसकर वहां लाल किले के प्राचीर पर अपना झंडा तथा एक धार्मिक झंडा भी लहराया था। आज फिर यानी कि 6 फरवरी 2021 को किसानों ने फिर एक बार चक्का जाम करने का ऐलान किया है। तो क्या फिर आज चक्का जाम के दौरान वायलेंस होने का अंदाज है? क्या फिर किसी प्रकार की हिंसक वारदातें हो सकती है? और मान लीजिए अगर इस प्रकार की हिंसक वारदातें होती हैं तो उससे डील करने के लिए कानून में किस प्रकार के प्रोविजंस है, हम इस पर थोड़ा नजर डालते हैं इस वीडियो के दौरान। देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें हर व्यक्ति को, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, हर व्यक्ति को इस बात का राइट दिया गया है, एक फंडामेंटल राइट दिया गया है कि वो पीसेबली असेंबल हो सकते हैं, लेकिन विदाउट आर्म्स के। यानी कि व्यक्तियों को इस प्रकार से आजादी दी गई है कि वो भारत के किसी भी भाग में शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठे हो सकते हैं, और इसमें आंदोलन करने का भी राइट है, लेकिन वो विदाउट आर्म्स उन्हें अपना आंदोलन या जो असेंबली है विदाउट आर्म्स ही करनी पड़ती है। ये कानून में लिखा गया है। लेकिन यहां पर यह भी देखना जरूरी होगा कि यदि व्यक्तियों को पीसफुली इकट्ठा होने का राइट दिया गया है आर्टिकल 19 के अंदर, तो उसी आर्टिकल में यह भी राइट दिया गया है बाकी लोगों को भी कि वो फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया कहीं भी मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसानों को ये राइट है कि वो अपना प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठा हो सकते हैं बिना आर्म्स के, बिना हथियारों के, तो उसी प्रकार से मुझे और आपको इस बात का भी राइट दिया गया है सेम आर्टिकल में कि मैं इंडिया में किसी भी भाग में फ्रीली मूव कर सकता हूं। तो अगर फिर किसानों की कोई असेंबली होती है, उनका अगर कोई आंदोलन होता है, तो फिर मेरा राइट भी उससे अफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर मुझे किसी रोड को, किसी सड़क को यूज करने का अधिकार है, तो मेरा भी वो फंडामेंटल राइट है। तो अगर मान लीजिए चक्का जाम होता है या किसी प्रकार का आंदोलन किया जाता है, तो जो बाकी सिटीजन्स है, बाकी नागरिक है, उनके अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पर दो प्रकार के कंफ्लिक्टिंग राइट्स हैं। एक राइट तो है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल इस प्रेजेंट केस में अगर हम देखते हैं तो किसानों को अपना एजिटेशन करने का राइट है, और दूसरा राइट है फॉर एग्जांपल बाकी सिटीजन्स का, उस एरिया में जो बाकी सिटीजन्स रहते हैं, जो वहां से जो सिटीजन्स रोड्स पर से गुजरते हैं, व्हीकल्स हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं, और बाकी साधन हो सकते हैं ट्रेवल करने के, उन सबको भी राइट है कि वो इंडिया के किसी भी भाग में पीसफुली ट्रेवल कर सके, और थ्रू आउट द टेरिटरी इनफैक्ट। तो जहां पर चक्का जाम होता है उन एरियाज में उनका भी कुछ राइट बनता है। और यह भी देखिए कि ये जो बी, क्लोज बी में जो राइट बोला गया है कि आप पीसफुली इकट्ठा हो सकते हैं, जिसमें आंदोलन करने का राइट भी आ जाता है, लेकिन उसमें देखिए जो क्लोज 3 है आर्टिकल 19 का, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस किस बात के लिए लगाई जा सकती हैं? पहली बात तो इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, और सेकेंडली फिर पब्लिक ऑर्डर के इंटरेस्ट में, यानी कि पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए या फिर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो राइट दिया गया है पीसफुल इकट्ठा होने का, उस राइट पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई जा सकती हैं। तो इस प्रकार से फिर हम दे सकते हैं कि दो प्रकार के कंफ्लिक्टिंग राइट्स हैं। एक तो राइट होता है जिनको आंदोलन करना है, वो अपना पीसफुल इकट्ठे होकर के अपना आंदोलन कर सकते हैं, अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन दूसरा वैसा ही राइट बाकी सिटीजन्स को भी है कि वो इंडिया में कहीं भी मूव कर पाए, वो भी जहां भी चाहे वहां जा सके, उनको भी इसी प्रकार का सेम फंडामेंटल राइट दिया गया है सेम आर्टिकल के अंदर। तो इस प्रकार से इन दोनों कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट को रिकंसाइल करना काफी जरूरी होता है।
तो देखिए 1997 में केरला हाई कोर्ट के एक फुल बेंच ने भारत कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में इस प्रकार का निर्णय दिया था कि अगर कोई बंद होता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और इसको उन्होंने हड़ताल या फिर स्ट्राइक से डिस्टिंग्विश किया था। यहां पर बंद का मतलब है कि आप पूरे एरिया को बंद करना चाहते हैं, जो जनरली फोर्सिबली किया जाता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति अपनी दुकान चला रहा है या अपनी इंडस्ट्री चला रहा है, तो नॉर्मली अपनी दुकान को या इंडस्ट्री को बंद नहीं करना चाहेगा। या अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए रिक्शा चला रहा है, तो नेचुरली अपने रिक्शे को बंद करके, सड़कों से हटा करके वो अपनी रोजी रोटी पर या अपने पेट पर लात नहीं मारना चाहेगा। तो इस प्रकार से फिर केरला हाई कोर्ट ने कहा था कि क्योंकि बाकी लोगों का भी एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 के अंदर अपने राइट को यूज करने का, तो यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी बंद को कॉल देती है या किसी बंद को आयोजित करती है, तो इस प्रकार का बंद जो है वो एक्चुअल में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक है। उसके बाद में एक्चुअल में इस निर्णय को, केरला हाई कोर्ट के इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। देखिए उसकी साइटेशन भी मैंने आपके सामने दिखाई है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एम वर्सेस भारत कुमार। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केरला हाई कोर्ट के इस जजमेंट को अपहोल्ड किया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था, जैसे आप देख सकते हैं काफी क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल एज ए होल कैन नॉट बी सबसर्विएंट टू द क्लेम ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल और ओनली of a section of the people, and there cannot be any right to call or enforce a band which interferes with the exercise of the fundamental freedoms of other citizens in addition to causing national loss in many ways। तो सुप्रीम कोर्ट ने काफी क्लियरली कहा था कि जो पूरी सोसाइटी का, सभी लोगों का जो मिला जुला एक जो फंडामेंटल राइट है, वो कुछ लोगों के राइट का गुलाम नहीं बनाया जा सकता। अगर कुछ लोग बोलते हैं कि हमें आंदोलन करने का, प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, तो फिर पूरी सोसाइटी का भी अधिकार है अपने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करने का। तो कुछ लोगों का प्रोटेस्ट करने का अधिकार जो है वो पूरी सोसाइटी के अपने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करने के अधिकार को कंप्लीटली डेमोलिश नहीं कर सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए क्लियरली कहा कि देयर कैन नॉट बी एनी कॉल, देयर कैन नॉट बी एनी राइट टू कॉल और एनफोर्स ए बंद। किसी बंद को कॉल करना या एनफोर्स करना, इसका कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। और इसमें हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साथ में क्लियर किया कि इसमें साथ में नेशनल लॉस भी होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी का लॉस भी काफी होता है। जैसे हमने 26 जनवरी के दिन भी देखा जब किसानों का आंदोलन चला था, ट्रैक्टर रैली जब उनकी वायलेंट बन गई थी दिल्ली के अंदर। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का जो बोलने का तात्पर्य था वो क्या था कि पूरी सोसाइटी का भी एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, कुछ लोगों का प्रोटेस्ट करने का राइट है उनको, लेकिन पूरी सोसाइटी के जो राइट्स हैं अपने फंडामेंटल राइट को एंजॉय करने का, वो पूरी सोसाइटी का जो राइट है उसको गुलाम नहीं बनाया जा सकता कुछ लोगों के आंदोलन करने के राइट के अंडर। देखिए इसके बाद में 97 में बॉम्बे हाई कोर्ट का भी एक निर्णय आया था, जिसमें देखिए पहले साउथ बॉम्बे में कई प्रोटेस्ट और मोर्चा वगैरह निकलते थे, काफी आंदोलन होते थे, वहां की सड़कों से होकर के निकलते थे, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। क्योंकि मुंबई में क्या है, देखिए जो ट्रैफिक है वो पूरा नॉर्थ मुंबई से साउथ मुंबई की तरफ आता है सुबह के टाइम, और शाम को उल्टी डायरेक्शन में जाता है, यानी कि साउथ मुंबई से नॉर्थ मुंबई की तरफ जाता है। तो उस समय फिर वहां की हाई कोर्ट ने इस प्रकार से निर्णय दिया था कि जो भी आंदोलन मुंबई में किए जाते हैं, साउथ मुंबई में किए जाते हैं, वो वहां पर आजाद मैदान में ही किए जाने चाहिए, वहां की सड़कों पर नहीं निकलनी चाहिए। प्रोसेशंस वाला को बैन किया था। यहां पर मैं यह भी बता दूं कि यह जो निर्णय हुआ था उस समय आई वॉज वर्किंग एज डीसीपी ऑफ साउथ मुंबई, और मैंने जो गवर्नमेंट का एफिडेविट था वो एक्चुअली में मेरा ही बनाया हुआ था। तो मैंने एक्चुअली में इस प्रकार का सजेशन दिया था कि जिस प्रकार से लंदन में हाइड पार्क में सारे आंदोलन किए जाते हैं, देखिए ब्रिटेन एक काफी पुरानी डेमोक्रेसी है, तो अगर ब्रिटेन में अगर डेमोक्रेटिक राइट्स के बावजूद अगर लोगों को सिर्फ एक पार्क में, हाइड पार्क में आंदोलन करने के लिए बोला जाता है, तो फिर हमारे देश में भी उसी प्रकार की व्यवस्था की जा सकती है ताकि बाकी लोगों को परेशानी ना हो। तो इसमें मेरा भी कुछ हम्बल कंट्रीब्यूशन था। इसी प्रकार से देखिए फिर बाद में
2009 में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को रिस्ट्रेन किया था। किस बात से? फ्रॉम प्रोसीडिंग विद द कॉल फॉर ए बंद इन तमिलनाडु। उनकी जो कॉल दी गई थी कि तमिलनाडु में बंद का आयोजन किया जाएगा, उस कॉल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उन पॉलिटिकल पार्टीज को रोका था। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने इस लीगल प्रिंसिपल को दोबारा दोहराया था कि किसी व्यक्ति को बंद की कॉल देने का अधिकार नहीं है और इस तरह के बंद को एनफोर्स करने का भी अधिकार नहीं है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने तथा बाकी हाई कोर्ट्स ने भी बार बार इस प्रिंसिपल को दोहराया है कि बंद जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको आप एनफोर्स नहीं कर सकते, बंद की कॉल भी नहीं दे सकते। उसके बाद में देखिए, आप ये जजमेंट देखिए 2004 का सुप्रीम कोर्ट का, जेम्स मार्टिन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कितने क्लियर शब्दों में कहा है बंद के बारे में कि वो किस प्रकार से रॉन्ग है। देखिए मैं कुछ लाइनें इसकी पढ़ता हूं, आई विल नॉट रीड ऑल द लाइंस। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इन द नेम ऑफ हड़ताल और बंद और स्ट्राइक, नो पर्सन हैज एनी राइट टू कॉज इनकन्वीनियंस टू एनी अदर पर्सन और टू कॉज इन एनी मैनर a threat or apprehension of risk to life, liberty or property of any citizen or destruction of life and property and the least to any government or public property। तो कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला कि किसी भी व्यक्ति को हड़ताल या स्ट्राइक या बंद के नाम पर ऐसा कोई भी राइट नहीं है कि वो दूसरे सिटीजन्स को इनकन्वीनियंस करे या किसी प्रकार से दूसरे सिटीजन्स की लाइफ को या उनकी लिबर्टीज को उनको थ्रेटन करे या उनकी लाइफ को रिस्क करे या उनकी लिबर्टी को किसी प्रकार से हार्म करे या फिर कोई प्रॉपर्टी वगैरह का डिस्ट्रक्शन करे। इस प्रकार का कोई भी राइट नहीं है, ये क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने बोला। साथ में यह भी बोला, देखिए आप, दोज हु एट टाइम्स मे हैव इवन जेन्युइन डिमांड्स टू मेक should not lose sight of the overall situation, eluding control and reaching unmanageable bounds, endangering life, liberty, property, etc. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि कई लोगों की कुछ जेन्युइन डिमांड्स भी हो सकती है, लेकिन फिर भी उनको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा जब भी वो कोई प्रोटेस्ट करते हैं कि उनका प्रोटेस्ट क्या वायलेंट बन सकता है, क्या वो अनमैनेजेबल क्राउड्स में तब्दील हो सकता है। तो जैसे अभी किसानों का आंदोलन हो रहा है, तो जैसे 26 जनवरी को उनका आंदोलन काफी हिंसक हो गया था, तो ये ड्यूटी बनती है उन लीडर्स की, किसानों के लीडर्स की, या जो ऑर्गेनाइजेशन इस प्रकार के आंदोलन को चला रहे हैं, उनको ये पहले देखना चाहिए कि क्या उनका आंदोलन, जैसे आज मान लीजिए चक्का जाम की उन्होंने अपील की है 26 जनवरी को, जब उनको पता था कि दिल्ली में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो ऐसे मौके पर उन्होंने विद इन दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया था और उनके खुद के बयान के अनुसार करीब 1 लाख ट्रैक्टर्स दिल्ली में आने एक्सपेक्टेड थे। तो क्या उसमें हिंसक वारदात होने का कोई चांस नहीं था? दे शुड हैव एंटिसिपेटेड। दिस इज व्हाट बेसिकली सुप्रीम कोर्ट इज ट्राइंग टू से इन दिस केस। और आगे देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्लियरली बोला है। देखिए मैं आपको लास्ट पार्ट देखिए पढ़ के बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला इस केस में, जेम्स मार्टिन के केस में, अनलेस सच एक्ट्स आर कंट्रोल्ड विद एन आयरन हैंड, innocent citizens are bound to suffer and they shall be the victim of the high-handed acts of some fanatics with queer notions of democracy and freedom of speech and association। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला कि इस प्रकार के जो एक्ट्स हैं, यानी कि अगर आप बंद को कॉल देते हैं, उसमें वायलेंस करते हैं, तो इस तरह के एक्ट्स को आयरन हैंड से डील करना चाहिए, यानी कि पुलिस फोर्सेस को, स्टेट को इन पर स्ट्रॉन्ग एक्शन ली जानी चाहिए, आयरन हैंड से इनको डील करना चाहिए। हालांकि अनफॉर्चुनेटली हमारी जो पुलिस फोर्सेज हैं आज की तारीख में, अगर आप 26 जनवरी का भी इंसिडेंट देखते हैं या फिर पिछले 2 महीने से किसानों ने जिस प्रकार से सारी रोड्स को ब्लॉक करके रखा हुआ है जहां जहां वे बैठे हुए हैं, तो पूरे ट्रैफिक को, पब्लिक को, जो व्हीकल्स का ट्रैफिक है, उन सबको कितनी इनकन्वीनियंस हो रही है, उस पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। पुलिस ने उनको हटाने के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की। पहले देखिए पिछले साल की बात है, शाहीन बाग में भी कुछ इसी प्रकार के आंदोलन हुए थे, तो वहां पर भी कई महीनों तक जो मेन रोड थी उनको रोका गया था पब्लिक द्वारा, और बाद में फिर पुलिस ने पूरा ट्रैफिक को ही दूसरी साइड से डाइवर्ट करना शुरू कर दिया था। लेकिन अगर एक बड़ी रोड बंद की जाती है या कई बड़ी रोड अगर बंद की जाती है, तो उससे जो होने वाला
पब्लिक को जो होने वाला इनकन्वीनियंस है उसको आप टाल नहीं सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि इस प्रकार के आंदोलनों को जिसमें बंद वगैरह की कॉल दी जाती है, जिसमें पब्लिक को इनकन्वीनियंस होता है, इनको आयरन हैंड से डील किया जाना चाहिए। देखिए सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज है, ये मेरी लैंग्वेज नहीं है या किसी पुलिस ऑफिसर की लैंग्वेज नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जेम्स मार्टिन के केस में। और साथ में देखिए और भी क्या बोला है, दैट प्रोवाइड्स फॉर नो लाइसेंस टू टेक लॉ इनटू देयर ओन हैंड्स। मतलब जो आंदोलनकारी है वो कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। एनी सॉफ्ट और लीनियंट अप्रोच फॉर सच ऑफेंसेस वुड बी एन अफ्रंट टू रूल ऑफ लॉ एंड चैलेंज टू पब्लिक ऑर्डर एंड पीस। तो अगर इस प्रकार के आंदोलन को डील करने के लिए कोई लीनियंट अप्रोच ली जाती है, एकदम हल्की या सॉफ्ट अप्रोच ली जाती है, तो वो दैट विल बी बेसिकली रूल ऑफ लॉ का वायलेशन है। तो देखिए कितना स्ट्रिक्टली, कितना स्ट्रांगली सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट, हमारी पुलिस फोर्सेस देखा जाए तो ऑलमोस्ट कोई एक्शन ले ही नहीं रही है। पिछले 2-3 महीनों से जो आंदोलन चल रहा है, लोगों को इनकन्वीनियंस हो रहा है, बट दे आर नॉट टेकिंग एनी प्रॉपर एक्शन सो फार। लोग बेचारे सफर कर रहे हैं, इवन वायलेंस भी होता है, जैसे आज भी चक्का जाम है, वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। देखिए उसके बाद में एक और काफी इंपॉर्टेंट केस है। देखिए वो केस कौन सा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज वर्सेस स्टेट ऑफ एपी। देखिए इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटू एक्शन लिया था, मतलब खुद होकर के सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर में इंटरफेरेंस किया था। उसका कारण क्या था, क्योंकि कई जगह लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी हुआ था काफी आंदोलन के दौरान। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसका सो मोटो नोटिस लेते हुए काफी डिटेल्ड गाइडलाइंस इशू की थी कि यदि इस प्रकार के आंदोलन होते हैं जिसमें वायलेंस होती है, हिंसा होती है, प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन होता है, तो उसमें क्या किया जाना चाहिए। तो आप देखिए ब्रीफ में मैं आपको इस जजमेंट के बारे में बताता हूं कि क्या डायरेक्शन दिए गए। तो सबसे पहले देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जैसे ही कोई डिमोन्स्ट्रेशन ऑर्गेनाइज की जाती है, यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे भी किसानों का आंदोलन है, जैसे ही कोई ऑर्गेनाइजर्स अगर किसी आंदोलन को, किसी प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, दे शुड मीट द पुलिस। उनको पुलिस से जाके मिलना चाहिए और उसका रिव्यू होना चाहिए कि कौन सा रूट उनको लेना है और उसके लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए जिससे वो जो मार्च है या प्रोटेस्ट है वो शांतिपूर्ण रहे, उसमें कोई हिंसा ना हो पाए। फिर साथ में हर तरह के वेपन्स, नाइफ्स, लाठीज और बाकी इस प्रकार के जो वेपन्स वगैरह हैं उन सब पे रिस्ट्रिक्शन होने चाहिए, वो प्रोहिबिट होने चाहिए। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे जो 26 जनवरी को जो किसानों का आंदोलन हुआ, दिल्ली में ट्रैक्टर रैली हुई, उसमें कई किसानों के पास में जो आंदोलनकारी थे उनके पास में तलवारें तक थी, कृपाने, तलवारें, लाठियां तो करीब करीब शायद हर आंदोलनकारी के हाथ में रही होगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से रिस्ट्रिक्टेड है, दिस इज नॉट अलाउड। लेकिन ये सब चीजें आराम से चलती हैं, कोई पुलिस या गवर्नमेंट उसके ऊपर प्रॉपर एक्शन नहीं लेती है। उसके बाद में देखिए एक अंडरटेकिंग देनी पड़ती है ऑर्गेनाइजर्स को कि वो जो मार्च होगा, उनका प्रोटेस्ट होगा, वो पीसफुल होगा और उसके लिए वो अपने मार्शल्स लगाएंगे, यानी कि अपने मार्गदर्शक की तरह से अपने कुछ लीडर्स लगाएंगे ताकि वो इंश्योर करें कि उनका जो मार्च है या प्रोटेस्ट है वो पीसफुल रहेगा। फिर उसके बाद में देखिए इसका वीडियोग्राफी करने का प्रोविजन है और बाकी भी इसके बारे में काफी गाइडलाइंस दी गई है। तो आई विल गो टू सम अदर गाइडलाइंस जो सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में दी है, क्योंकि आई एम ट्राइंग टू स्पीक अबाउट ओनली द मेन पार्ट्स इंस्टेड ऑफ रीडिंग द फुल जजमेंट। देखिए फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि मान लीजिए इस प्रकार के हिंसक आंदोलन से प्रॉपर्टी का लॉस होता है, तो फिर उसमें क्या किया जाना चाहिए। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि पहले यह देखा जाना चाहिए कि जो प्रॉपर्टी का लॉस हुआ उसका असेसमेंट होना चाहिए, कितना लॉस हुआ है ये देखना जरूरी है, उसका असेसमेंट करना जरूरी है। और उसके लिए देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो ड्यूटी लगाई थी वो हाई कोर्ट की लगाई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ होता ही नहीं है प्रैक्टिस में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि यदि प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन होता है किसी इस प्रकार के आंदोलन में, तो ये फिर ड्यूटी है हाई कोर्ट की कि उसमें खुद होकर के दखल दे और उसमें एक ऐसी मशीनरी बनाए, सेटअप ए मशीनरी टू इन्वेस्टिगेट कि कितना डैमेज हुआ है प्रॉपर्टीज को, उसको जज करने के लिए, उसको असेस करने के लिए एक प्रॉपर मशीनरी बनाए, उसमें इन्वेस्टिगेशन करे और फिर उसमें अवार्ड दे कंपेसेशन का कि कितना कंपेसेशन उसमें देना जरूरी है। और देखिए जहां पर अगर एक से ज्यादा स्टेट्स इन्वॉल्व हैं इस प्रकार के आंदोलन में और अगर उसमें प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन होता है, तो इस प्रकार की जो सुओ मोटो एक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा खुद ली जा सकती है।
फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा या फिर हाई कोर्ट द्वारा एज द केस में भी एक क्लेम्स कमिश्नर की तरह से अपॉइंट किया जाएगा, जो इस प्रकार के सारे डैमेज को असेस करेगा, जो नॉर्मली रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज हो सकता है या इवन सिटिंग डिस्ट्रिक्ट जज भी हो सकता है या फिर हाई कोर्ट जज भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप का लॉस हुआ है उसके ऊपर, एक्सटेंट ऑफ लॉस के ऊपर डिपेंड करते हुए। तो इस प्रकार का जो क्लेम्स कमिश्नर बनाया जाएगा वो डैमेज को असेस करेगा तथा इन्वेस्टिगेट करेगा कि इसके लिए किसकी लायबिलिटी बनती है। ठीक है, तो इस प्रकार से सारे डिटेल्स दिए गए हैं और साथ में फिर यह भी दिया गया है कि द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्युटली लायबिलिटी शैल अप्लाइज। कहने का मतलब यदि यह प्रूव हो जाता है कि जो डैमेज हुआ है वो डैमेज उस आंदोलन या प्रोटेस्ट के कारण से ही हुआ है, तो फिर जो भी उस आंदोलन के जो लीडर्स हैं या जो उसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं उनकी एब्सोल्यूट लायबिलिटी होगी, यानी उनकी पूरी जिम्मेदारी होगी उस लॉस के लिए जो डैमेज हुआ प्रॉपर्टी का। तो जो डैमेज हुआ उसकी लायबिलिटी जो है वो एक्चुअल परपेट्रेटर्स, मतलब जिन लोगों ने एक्चुअली वो क्राइम किया है उन पर तो है ही है, साथ में जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इस इवेंट के उनकी भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी किसानों के आंदोलन को अगर 30-40 ऑर्गेनाइजेशन चला रही हैं, किसानों की जो ऑर्गेनाइजेशंस है, तो उनकी भी पूरी जिम्मेदारी बनती है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की गाइडलाइंस है ये, देखिए आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की मैंने ऊपर डिटेल्स भी दी हुई है। उसके बाद में देखिए फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इवन एग्जेम्पलरी डैमेजेस में आल्सो बी गिवन। एग्जेम्पलरी डैमेजेस का मतलब जितना नुकसान हुआ है उससे भी ज्यादा, ताकि भविष्य के लिए उनको मालूम पड़े भी आप किसी प्रॉपर्टी को इतना इजीली डैमेज नहीं कर सकते, और जो डैमेज है दैट कैन बी ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द, मतलब जो कंपेसेशन जो या जो लायबिलिटी बनती है उनकी, कितना डैमेजेस पे किया जाए, कितना कंपेसेशन पे किया जाए, वो जो एक्चुअल डैमेज हुआ उसका डबल तक हो सकता है। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने यह भी काफी क्लियर किया कि डैमेज टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी, उसके अलावा किसी व्यक्ति की डेथ हुई है या किसी पर्सन को इंजरी हुई है या फिर पुलिस द्वारा या बाकी अथॉरिटी द्वारा प्रिवेंटिव एक्शन करने के लिए जो एक्सपेंडिचर आया है, वो सारी चीजों का डैमेजेस के लिए एसेस करना जरूरी है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। और साथ में देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फर्दर डायरेक्शंस भी दिए। देखिए पार्लियामेंट का एक 1984 का एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट, यानी कि पब्लिक प्रॉपर्टी को जो डैमेज होता है उसको प्रिवेंट करने के बारे में 1984 में एक एक्ट बनाया गया है। तो उस एक्ट में अमेंडमेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए थे इसी केस में, जो आपको मैं अभी बता रहा हूं, आई एम मार्किंग इट अगेन। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस एक्ट में जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी थी उन लाइंस पर इसमें अमेंडमेंट्स किए जाएं इस एक्ट में। और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला था कि इस एक्ट में इस प्रकार के भी अमेंडमेंट किया जाए कि जो व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन इस प्रकार के बंद वगैरह को ऑर्गेनाइज करने के लिए कॉल देती है उनको अबैटमेंट ऑफ द ऑफेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए। मतलब उन्होंने वो ऑफेंस करने में सहायता की या उन्होंने वो खुद ऑफेंस किया, अबैटमेंट बोलते हैं इंग्लिश में इसको, तो उसके लिए उनको भी गिल्टी ठहराया जाए, इवन ऑर्गेनाइजर्स को भी। उसके बाद में फिर ये भी बोला था कि वंस बेसिक फैक्ट्स आर प्रूव्ड, देखिए जब प्रोसिक्यूशन ने बेसिक 2 फैक्ट्स प्रूव कर दिए हैं तो फिर ये प्रिज्यूम किया जाए, देखिए प्रजम्पशन, तो ये प्रिज्यूम किया जाए कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं या जिन लोगों ने वायलेंस किया है दे आर गिल्टी। मतलब बेसिकली प्रोसिक्यूशन को 2-3 फैक्ट्स प्रूव करने हैं, वंस दोस थिंग्स आर प्रूव्ड, फिर उसके बाद में जो ऑर्गेनाइजर्स हैं या फिर जो आंदोलनकारी है जिन्होंने वो हिंसा की है या वायलेंस किया है या प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन किया है, वो उसके लिए गिल्टी माने जाएंगे इवन विदाउट प्रूफ। ओनली फर्स्ट फ्यू फैक्ट्स आर टू बी प्रूव्ड, उसके बाद उनको गिल्टी प्रिज्यूम किया जाएगा, फिर उनको रिवर्ट करना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा कि वो गिल्टी क्यों नहीं है। देखिए अगेन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि जो पीडीपीपी एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट, उसके अंदर ऐसा प्रोविजन होना चाहिए रिबर्टेबल प्रिजम्पशन का, यानी कि इन आंदोलनकारियों ने या फिर ऑर्गेनाइजर्स ने इस प्रकार का ऑफेंस किया है, ये प्रिज्यूम किया जाएगा, बट दे कैन रिबर्ट दैट, वो उसको डिसप्रूव कर सकते हैं। तो इस प्रकार के काफी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे, जैसे कि आप देख सकते हैं। देखिए ये थी बात 2009 की। इसके बाद रिसेंटली जब पद्मावत मूवी के बारे में
कुछ आंदोलन हुए थे, कुछ प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन हुआ था, तो उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में फिर ये मैटर गया। तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे कि आपके सामने अभी मैंने केस को हाईलाइट किया है, सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा फिर ये जो 2009 का जो पहले मैंने आपको केस दिखाया था, इस केस में जो भी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी, उन गाइडलाइंस को 2018 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में फिर से रीइटरेट किया गया, उनको दोहराया गया, मतलब उनको री एम्फेसाइज किया गया। और साथ में कुछ एडिशनल भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला। वो एडिशनल गाइडलाइंस क्या है देखिए, इफ ए कॉल टू वायलेंस रिजल्ट्स इन डैमेज टू प्रॉपर्टी आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली and has been made through a spokesperson or through social media accounts of any group or organization or by any individual, appropriate action should be taken against such person। आप देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है। अभी जैसे मीडिया में कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है कि कुछ जर्नलिस्ट लोगों ने कुछ ट्वीट किया, तो उनके ऊपर आपने पुलिस एक्शन क्यों लिया। लेकिन यहां पर देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रही है, यदि कोई डैमेज टू प्रॉपर्टी होती है या वायलेंस होती है इस प्रकार के आंदोलन या प्रोटेस्ट के दौरान, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया के थ्रू या ऑर्गेनाइजेशन के स्पोक्स पर्सन वगैरह के थ्रू, ठीक है, अकाउंट्स ऑफ एनी ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन और इवन बाय इंडिविजुअल, यदि इस प्रकार का कोई उसको अबेटमेंट किया जाता है, तो उनके ऊपर सेक्शन 153A 295A वगैरह वगैरह के साथ में उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला हुआ और रिसेंटली बोला है, 2018 का ये 3 जजेस का जजमेंट है। उस समय के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और अभी जो जस्टिस चंद्रचूड़ हैं, ये भी उस केस में थे। तो 3 जजेस के बेंच ने ये जजमेंट दिया था। उसी प्रकार से देखिए, यदि कोई ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन यदि इस प्रकार का कोई आंदोलन ऑर्गेनाइज करती है और उसमें अगर डैमेज टू प्रॉपर्टी होती है, वायलेंस होती है उनके आंदोलन के दौरान, तो जितने भी लीडर्स हैं, ऑफिस बीयरर्स हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, दे शुड देमसेल्व्स रिमेन प्रेजेंट विद द पुलिस विद इन 24 आवर्स। ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है और यहां पर उनको बार बार नोटिस दिया गया, इवन देन दे आर नॉट अपीयरिंग। उसके बाद में देखिए क्या देखिए बोला गया थर्ड वाले में, देखिए आप कि यदि इस प्रकार के ऑफेंस होने के बाद में डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, वायलेंस ड्यूरिंग सम प्रोटेस्ट एटसेट्रा, तो फिर जिस व्यक्ति ने उस तरह का ऑफेंस किया है या उसको इनिशिएट किया है या इस प्रकार के ऑफेंस को प्रमोट किया है, इंस्टिगेट किया है, या दूसरे किसी प्रकार से डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस प्रकार की वायलेंस को प्रमोट किया है जिससे लॉस ऑफ लाइफ या डैमेज टू प्रॉपर्टी होता है, तो इस तरह के व्यक्ति को अरेस्ट किए जाने के बाद में अगर उनको बेल दी जाती है तो सिर्फ इसी कंडीशन पर वो बेल दी जानी चाहिए कि जो डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी हुआ है उसके लॉसेस के लिए पहले अमाउंट जमा किया जाए। देखिए आप, कंडीशनल बेल अपॉन डिपॉजिटिंग द क्वांटिफाइड लॉस कॉज टू सच वायलेंस एंड फर्निशिंग सिक्योरिटी फॉर सच क्वांटिफाइड लॉस। जो प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ है उसके बारे में पहले आप अमाउंट डिपॉजिट करिए या उसकी गारंटी दीजिए, देन ओनली बेल कैन बी गिवन। इतना स्ट्रिक्ट उसमें प्रोविजन दिया है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि जब इस प्रकार की वायलेंस होती है, डैमेज टू प्रॉपर्टी होती है, तो उस केस में ये पुलिस की ड्यूटी बनती है कि जो भी सफिशिएंट नंबर ऑफ एफआईआर आर नेसेसरी दे मस्ट रजिस्टर। और अगर वो एफआईआर नहीं रजिस्टर करते हैं, क्योंकि कई बार पॉलिटिकल प्रेशर रहता है गवर्नमेंट का या दूसरे इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स का कि इसमें आप एफआईआर मत रजिस्टर करो, लाइटली इसको हैंडल करो, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है अगर एफआईआर रजिस्टर करने में संबंधित पुलिस ऑफिसर्स अगर कोई लीनियंसी दिखाते हैं, नेग्लिजेंस दिखाते हैं, तो उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। मतलब पुलिस ऑफिसर्स खुद के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। तो देखिए इस प्रकार की डिटेल गाइडलाइंस दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिफरेंट जजमेंट्स में, नॉट इन वन जजमेंट, there are many judgments as I have shown. In fact, there are certain other judgments also, but for the sake of brevity मैंने ज्यादा judgments को इसमें इंक्लूड नहीं किया है ताकि वीडियो एकदम ज्यादा लंबा ना हो जाए। देखिए 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस भी दी थी कि जो प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट है उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए जाएं, तो 2015 में इस प्रकार के कुछ अमेंडमेंट्स गवर्नमेंट ने इनिशिएट भी किए थे। एक ड्राफ्ट अमेंडमेंट बिल भी बनाया गया था। लेकिन ये बात होगी 2015 की, आज हम बैठे हुए 2021 में, आज तक देखिए कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है। गवर्नमेंट इज सिंपली स्लीपिंग ओवर दीज थिंग्स, कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है। जो बेसिक जो प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट अभी भी उसी रूप में चल रहा है जो पहले से था, उसमें फिलहाल अभी तक कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि गवर्नमेंट को, पुलिस को इस तरह के मैटर्स में जहां पर आंदोलन के दौरान
प्रोटेस्ट के दौरान, बंद के दौरान, चक्का जाम के दौरान अगर वायलेंस होती है, उसमें हिंसा होती है, प्रॉपर्टी का डैमेज होता है, लोगों की लाइफ जाती है, लोगों की इंजरीज होती हैं, तो इस प्रकार के मैटर्स में गवर्नमेंट को और पुलिस को स्ट्रिक्टली डील करना चाहिए, आयरन हैंड से डील करना चाहिए। जैसे कि जेम्स मार्टिन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला हुआ है, 2004 में मैंने आपको थोड़ी देर पहले वो जजमेंट दिखाया भी था। तो इस प्रकार से पुलिस को काफी स्ट्रिक्टली डील करना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 महीने से 3 महीने से पूरी सड़कें बंद करके आंदोलनकारी बैठे हुए हैं। अगर वो अपना आंदोलन करते हैं पीसफुली, ऐसी जगह पर जहां पर बाकी पब्लिक को इनकन्वीनियंस नहीं होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई में आजाद मैदान के अंदर आंदोलन होता है, तो उसमें जनरली पब्लिक को इनकन्वीनियंस काफी कम होता है। दैट इज अंडरस्टैंडेबल। आपको राइट है प्रोटेस्ट करने का, आर्टिकल 19 में आप प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन जो दूसरे सिटीजन्स का राइट है अपने खुद के फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करने का, उनको आप उनके रास्ते में आप रुकावट नहीं ला सकते। कहने के मतलब जो आपका प्रोटेस्ट करने का राइट है, वो दूसरे लोगों का भी जो राइट है अपनी लाइफ को फ्रीली एंजॉय करने का, उनके रास्ते में आप बाधा नहीं बन सकते। तो अगर इस प्रकार से होता है, आप पूरी रोड से रोक करके बैठ के, वहां से लाखों व्हीकल्स निकलते हैं एवरीडे, हजारों व्हीकल्स वहां से निकलते हैं, पूरी सप्लाई जाती है ट्रक्स में, असेंशियल कमोडिटीज भी होती हैं, लोगों को ट्रेवल करना होता है, किसी को हो सकता है ट्रेन पकड़नी हो, किसी को हॉस्पिटल में जाना होगा, तो सारी इनकन्वीनियंस होती है बाकी लोगों को। दैट शुड नॉट बी परमिटेड एंड द पुलिस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। दिस इज व्हाट आई पर्सनली बिलीव। तो फ्रेंड्स, ये बेसिकली आई वांटेड टू टच अपॉन दीज इश्यूज कि किस प्रकार से हमारी कोर्ट्स ने फंडामेंटल राइट होने के बावजूद कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप पीसफुली असेंबल कर सकते हैं, उसके बावजूद किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने तथा हाई कोर्ट ने डिफरेंट गाइडलाइंस इशू की हुई है कि इस राइट को एकदम एब्सोल्यूट रूप में नहीं लिया जा सकता। इस राइट के भी कुछ कंफ्लिक्टिंग, कुछ कॉम्पिटिंग राइट्स है पूरी सोसाइटी के, तो दोनों राइट्स को बैलेंस किया जाना जरूरी है। और अगर किसी प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा होती है, वायलेंस होती है या पब्लिक को इनकन्वीनियंस होता है, तो पुलिस को और गवर्नमेंट को उनसे स्ट्रिक्टली डील करना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। See you soon in some other video. Thanks.